नमस्ते सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। जैसा हरप्रीत भैया ने बताया कि दिस वाज अ राहुल सेकंड। भैया थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। तो जैसा हरप्रीत भैया ने अभी बताया कि दिस इज सपोज टू बी अ सेकंड फॉलो अप सेशन आफ्टर द फर्स्ट सेशन दैट वी डिड, जो हमने पहला सत्र किया था जिसमें हमने ये बेसिक डिस्कस किए थे। तो अब हम हफ्ता 10 दिन उससे आगे आ गए हैं और हमने ज़्यादातर लोग बच गए हैं जैसा कि उम्मीद थी। But we have also lost many of our brothers and sisters. We've lost some doctors also, Abhyasis also. So it is worthwhile again to not let our guard down. हम अपनी अभी डिफेंसेस लोअर नहीं करेंगे और प्रिवेंशन कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू सॉरी समझो ओपीडी डॉक्टर कर रहे हैं। राहुल, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। सॉरी। इज दिस सम वे क्या आपकी आवाज थोड़ी और ऊंची हो सकती है? यस। तो हम अभी अपने गार्ड को लोअर ना करें और लेट अस ऑल ट्राई टू फॉलो स्टिल ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स रिक्वायर्ड। और जैसा कि अभी बताया, हम लोग जब दिन में ओपीडी करते हैं तो काफ़ी सवाल रेपिटेटिव आ रहे हैं। तो ये सोचा गया कि क्यों ना एक फिर से करके मीटिंग हम लोग उन सवालों के जवाब, आपकी क्वेरीज जो है उसको एड्रेस करें। तो पिछली बार हमने ब्रीफली ये डिस्कस किया था कि कैसे हमें ये इसकी पेंडेमिक के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस गलत फहमी में ना रहें कि सिम्टम्स आएंगे तभी ये होगा, या मुझे नहीं होगा, या वैक्सीन लग गई है तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे मिसकंसेप्शन से इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सबको लगेगा, बट ज़्यादातर चांस है कि हम लोग बिना किसी बड़ी तकलीफ के निकल जाएंगे। 90% लोगों ऐसा माना जा रहा है कि, और निकल भी रहे हैं, अस्पताल पहुंचे बिना निकल जाएंगे। तो अवेयरनेस रहनी है, बचने के उपाय शुरू कर देने हैं। अगर हमारे शहर में है तो हमें लगने का उतना ही रिस्क है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में नहीं है, मेरी कॉलोनी में नहीं है तो मुझे नहीं लगेगा। सो सिंपल मेजर्स हमने डिस्कस किए थे। अपने नाक और मुंह के एरिया की सफाई रखना, 2 बार दांतों की सफाई करें, जीभ को साफ करें, नेति क्रिया करें। मास्टर ने हमें बताया था, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था पिछली बार। अपनी नासिका में अगर हम तेल डालें सुबह सुबह, पहर और शाम, पर्टिकुलरली जब बाहर जा रहे हैं उससे पहले, सरसों का तेल डाल सकते हैं, तिल्ली का तेल डाल सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद अभी इस बार ये बताया जा रहा है कि वो एक सिंपल कपड़े का मास्क या सिंपल 3 प्लाई मास्क जो है वो सफिशिएंट नहीं है। पिछली बार हमने देखा कि सिंपल कपड़े का मास्क सिर्फ 50% बचा सकता है हमें। और अगर हम डबल मास्क लगाएं, एक कपड़े का हो और एक सर्जिकल 3 प्लाई मास्क हो, उसको ट्विस्ट करके जिससे वो हमारी चमड़ी से अच्छे से चिपक जाए, तो प्रोटेक्शन 80% से भी ऊपर हो जाता है। और कहीं हम वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, सीटी स्कैन करवाने जा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवाने जाना पड़ रहा है, दवाइयाँ लेने जाना पड़ रहा है, तो उसके साथ एक फेस शील्ड भी लगा लें। तो मल्टीपल बैरियर्स हो जाएंगे। हमारे नाक के अंदर ऑयल है, नेति क्रिया करके सफाई कर चुके हैं, गार्गल्स भी करते हैं, स्टीम भी इस लिस्ट में ऐड कर देते हैं, स्टीम और गार्गल्स। तो प्रिवेंशन काफ़ी हद तक हमारा इससे बचाव हो जाता है, क्योंकि ये एयरबॉर्न है। अब ऐसा क्लियर है, वो क्लोज कॉन्टैक्ट वाला ज़रूरी नहीं है तभी लगे। एयरबॉर्न है तो क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं भी हो तो भी लग सकता है। तो अपने इस नाक और मुंह के एरिया को अच्छे से प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, वैक्सीन को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे और अब पर्टिकुलरली बढ़ गए हैं। सो वैक्सीन के बारे में डॉक्टर तोमर ने और हमने डिस्कस किया था कि सभी को वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, बट इमरजेंसी मेजर की तरह भी नहीं लेना है। अगर हम पूरी तरह ठीक हो गए, 15 दिन हो चुके हैं हमारे सिम्टम फ्री हुए हुए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, 15 दिन से हमारे को कोई लक्षण नहीं है इस बीमारी के, तब हम जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। लास्ट वेबिनार के बाद एक और डेवलपमेंट हुआ है कि ये इस तरह की रिकमेंडेशन आई है, क्योंकि वैक्सीन की भी बहुत शॉर्टेज हो रही है और हम लोग डरे हुए हैं कि सेकेंड डोज जिनका लगना है या फर्स्ट डोज जिनको अभी नहीं लगा है, उस एज ग्रुप के लोग जल्दी वैक्सीन लगवा लें। तो प्रायोरिटाइज उन लोगों को करना चाहिए जिनको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ अस जो हमें इन्फेक्शन हो के निकल रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी अगले 2 महीनों तक के लिए बहुत अच्छी बन चुकी है। 2 से 3 महीने तक हमारे पास ऑलरेडी इम्यूनिटी आ चुकी है। तो उस दौरान वैक्सीन लगाने से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं होगा। तो उन लोगों के बदले
उनको लगे जो अभी अनप्रोटेक्टेड हैं, सपोजिटली अनइन्फेक्टेड हैं, जिनको अभी तक लगा नहीं है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, हमने स्पिरिचुअल मेथड्स जो मास्टर ने बताए, एंड प्रूविंग आउट टू बी वेरी प्रोटेक्टिव मोस्ट सिचुएशंस। हमारे एक अभ्यासी ब्रदर थे, अस्पताल में एडमिट रहे, 70-75 उनका ऑक्सीजन था। अपने आप उन्होंने निकल के बताया कि मैं दिन भर बस यही मेथड करता रहता था, दवाई तो चली चली बट मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ इसके बाद। सो ब्लू और वायलेट लाइट मेथड, हीलिंग एनर्जी फ्रॉम कॉस्मिक रीजन, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ऊर्जा ब्रह्मांड मंडल से किस तरह से हमारे अंदर आ रही है और सारी बीमारियों को दूर करके मुझे स्वस्थ बना रही है। ये सब हमारे YouTube वीडियोस मौजूद हैं, मास्टर की टॉक्स में मौजूद है। और यदि हमारे पास खाली समय है तो सटल सजेशंस हम दे सकते हैं जो आसपास के वातावरण को प्योरीफाई करने में हेल्प करेंगे, और उनका अपना अलग रोल है। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे हमारा, दूसरों की हम मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। और सटल सजेशन एक पावरफुल तरीका है, वो हम कर सकते हैं जो अगर हमारे पास समय है। टेम्परेचर को लेके हम लोगों ने देखा हमारी ओपीडी में और आपस में भी काफ़ी व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन है टेम्परेचर को लेके, तो हमें लगा कि आपके साथ थोड़ा सा ये शेयर करें कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं होता है। काफ़ी पेशेंट से लिखते हैं कि मेरा टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी कुछ होता है, अभी कुछ होता है, और मुझे 98 फीवर है या मुझे 99.8 फीवर है। सो एक तो ये है कि फीवर की डेफिनेशन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब तक 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है तो हम उसको फीवर नहीं कहते हैं। उससे पहले आपको पैरासीटामोल दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एज़ पर डेफिनेशन फीवर नहीं है। दूसरा, हमारे शरीर का तापमान आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये दिन का समय है, सुबह 6 बजे, रात के 10 बजे। रात के समय, दिन के समय, तो दिन के समय जनरली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और रात के समय जनरली हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है। जब हम 4 घंटे का चार्ट बना रहे हैं बॉडी टेम्परेचर का, तो अक्सर कई लोग परेशान हो जा रहे हैं कि मेरा टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। सो सर्केडियन रिदम होती है बॉडी में, हर चीज़ डे नाइट साइकिल्स के साथ लिंक्ड है। मास्टर काफ़ी स्ट्रेस देते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इसीलिए हमारा ध्यान और क्लीनिंग का समय और दोपहर 12 बजे की पूजा का समय इसी के साथ, साइंटिफिक ट्रूथ के साथ लिंक किया हुआ है। तो बॉडी में हार्मोन्स का लेवल, ब्लड प्रेशर का लेवल, टेम्परेचर का लेवल, ये सब दिन और रात में काफ़ी चेंज होता रहता है। वो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज है, वो कोई बीमारी नहीं है, उससे परेशान नहीं होना। सो दो चीज़ें बस ध्यान रखनी है, 100 डिग्री से नीचे अगर है तो फीवर नहीं है, चाहे हमें महसूस हो रहा है, हमें लग रहा है कि हमें बुखार है, पर वो बुखार की डेफिनेशन में नहीं आता है। ज़्यादातर लोगों के लिए उसके नीचे ही रहता है नॉर्मल टेम्परेचर। दूसरा, वेरिएशन से परेशान ना हो, वेरिएशन नॉर्मल है, बस वो किसी भी समय अगर इसको क्रॉस करता है तब हमें पैरासीटामोल लेना है। तो ये डे एंड नाइट साइकिल है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी दिखा है। 38 डिग्री से जब ऊपर जाए तो उसको हम फीवर कहते हैं, अदरवाइज उसके नीचे तक हमारा नॉर्मल फ्लक्चुएट करता रहता है। मेजरमेंट को लेके भी एक इंटरेस्टिंग क्वेरी आई थी। एक ब्रदर अपना टेम्परेचर अपने एक्जिला में नाप रहे थे, बगल में नाप रहे थे, और उससे उनका लो आ रहा था, लेकिन उनको फीवर फील हो रहा था और फर्क आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रहा था। इलेक्ट्रॉनिक वाला थर्मामीटर वहाँ पर उनके पास नहीं था। तो बाई चांस ये पूछ लिया गया कि आप टेम्परेचर कहाँ पे ले रहे हैं, तब पता चला कि वो एक्जिला में ले रहे हैं। सो जनरली हम टेम्परेचर कई जगहों से ले सकते हैं। बॉडी कैविटीज़ में लिया जाता है बच्चों के लिए, जैसे रेक्टल होता है, ओरल होता है, कान के अंदर होता है, इन सब तरीक़ों से लिया जाता है। बट बेस्ट, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, बट बेस्ट है कि हमें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अगर नापना है तो आजकल ये इजीली अवेलेबल वेरी एक्यूरेट इंफ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध है, जो हम सब यूज़ कर सकें तो कर लेना चाहिए। बिकॉज इसके 2-3 एडवांटेजेस ये हैं कि अगर हम ये पुराने वाले मरकरी वाले थर्मामीटर यूज़ करेंगे आज भी, वैसे तो ये बैन हो गए, मिलते नहीं हैं, और ना हमें यूज़ करने चाहिए, क्योंकि मरकरी के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं डिस्पोजल को लेके और यूज़ को लेके भी। तो हमें एक इंसान के लिए एक थर्मामीटर अलग रखना होगा, वो मल्टीपल लोगों पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम
अपने सलाइवा से इन्फेक्शन फैलाने का काम करेंगे। कितना ही अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लें, ये इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो ये सही तरीका नहीं है आज की तारीख में, और ये इजीली अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल है। तो अगर ये यूज़ किया जाए तो स्किन को बिना टच किए, स्किन से थोड़ी दूरी रखते हुए नापता है, मल्टीपल लोगों के लिए एक घर में एक हो तो भी काफ़ी होता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और वेरी सेफ, वेरी एक्यूरेट एंड established, it is approved now for use of measurement of body temperature। और नेक्स्ट डेसिमल तक भी एक लिखी हुई वैल्यू आती है जो हम इजीली पढ़ सकते हैं। थर्मामीटर में पढ़ने में भी दिक्कत आती है, बहुत फाइन मिलीमीटर वाली लाइंस होती हैं। तो ये वाला अगर हम यूज़ करें तो इजी होता है। आजकल की ज़रूरत है तो हम सबके पास हो। तो प्रिंसिपल इसका सिंपल है। बाहर की लाइट, इंफ्रारेड रेज चारों तरफ मौजूद हैं। हीट वेव भी उसी कैटेगरी में आती हैं। तो वो हीट वेव्स को, इसके अंदर एक लेंस होता है, वो कैच करता है, और इस इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको एम्पलीफाई करके एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में हम जिसमें भी चाहें वो हमें डिस्प्ले करके ये थर्मामीटर का टेम्परेचर तुरंत दिखा सकता है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। बहुत कम टाइम भी लगता है और बहुत एक्यूरेट भी माना गया। आज ही एक हमारे हॉस्पिटल में, इनफैक्ट हमारे डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर का ही सिनेरियो हुआ कि लगातार उसका टेम्परेचर लो आ रहा था, बट उसको फील हो रहा था कि नहीं, एक्चुअली तो मुझे फेवरिश फील हो रहा है, तो मे बी आई शुड चेंज द बैटरी। एंड उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका बैटरी लीक हो गया था, सेल। सो इट वाज नॉट गिविंग करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखें कि पुराना अगर है तो सेल ठीक हो और सेल रिप्लेस करके अपना मेजर करें। तो इट इज़ वेरी एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, वेरी हाइजीनिक वे। दूर से शरीर को बिना टच किए हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन सैचुरेशन को लेके बहुत सवाल आते हैं। तो सैचुरेशन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं इसको, जो कभी हम इस्तेमाल नहीं करते थे घरों के लिए। तो बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिकमेंड करते थे कि आप घर में रखिए, बट आज की ज़रूरत ऐसी हो गई है कि हम सबके पास होना ज़रूरी है, और हम सब यूज़ कर रहे हैं। तो ये छोटा सा डिवाइस होता है, पल्स ऑक्सीमीटर। इसके दो चीज़ें दिखाता है। एक तो पल्स रेट, हमारा जो दिल की धड़कन है उसको पल्स कहते हैं। ये वो उंगली में जब ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है, पल्स आ रही है हमारी, जितनी बार हमारा दिल धड़क रहा है एक मिनट में, ये वो डिस्प्ले करता है। तो एक तरफ तो पल्स लिखा हुआ आएगा, दूसरा ऑक्सीमीटर, ये ब्लड में कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई है वो हमें बताता है। तो परसेंटेज सैचुरेशन कहते हैं उसको। तो परसेंटेज में वैल्यू होती है और एस लिखा होता है, तो सैचुरेशन। बस आप ये नंबर जब पूछें चार्ट वगैरह में, तो ये चार्ट में ये नंबर लिख के भेजिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन। बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन गया है सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ देखने का। अगर 90-93 से नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो गई है। और इसको सही से यूज़ करना, थोड़ा सा हमें जानकारी होनी ज़रूरत है। अगेन, बैटरी सही हो नहीं हो, बैटरी एक्यूरेट रीडिंग्स आ रही हो, आप क्रॉस चेक कीजिए। एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो और हुआ, सीखने को मिला कि एक ब्रदर लगातार अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन भेज रहे थे, तो 96-97 आ रहा था। शाम की एक रीडिंग उनकी 91 आई, एंड इट वाज अलर्टिंग। वापस हमने लेने को कहा तो फिर से वही रीडिंग आई, बट उन्होंने खुद से हमें थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जर्वेशन बताया कि अभी तक तो मैं राइट हैंड में ले रहा था, बट ये वाला मैंने लेफ्ट हैंड में लिया। तो दिस इज ऑल्सो टू बी रिमेम्बर्ड दैट हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड में थोड़ा सा वेरिएशन नॉर्मली होता है। कई लोगों में एक तरफ की पल्स मिसिंग होती है, काफ़ी 10% लोगों में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। ये एक तरफ की पल्स ज़्यादा अच्छी हो, दूसरी तरफ की पल्स ज़्यादा कम हो। तो जब हम मेजर करना शुरू कर रहे हैं तो आइडियली आप दोनों हाथों में एक बार देखिए। अगर दोनों में फ़र्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। बट अगर दोनों में फ़र्क आ रहा है तो जिस तरफ ज़्यादा आ रहा है आप वो वाला ऑक्सीजन सैचुरेशन यूज़ कीजिए, और हर समय वही वाला ट्रैक कीजिए। इंटरचेंज करने से प्रॉब्लम हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, अननेसेसरी पैनिक हो जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इसमें असल में एक ये अगेन इंफ्रारेड मेथड पे काम करता है। हमें अपने नेल हमारा साफ हो, नेल पॉलिश या मेहंदी लगी हुई नहीं हो, गंदा ना हो, और उसके ऊपर हम ये इस तरह से लगाएं कि ये जो रेड लाइट आपको इसके अंदर दिखेगी, इंफ्रारेड और रेड लाइट्स निकलती हैं जो ब्लड में से होके जाती हैं, और दूसरी तरफ से एक डिटेक्टर होता है, वो
उस लाइट की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो होती है उसको रीड कर लेता है और ये तुरंत हमें बता देता है कि एक तो हमारा पल्स रेट कितना है और एक हमारा ऑक्सीजनेशन कितना है, परसेंटेज सैचुरेशन ब्लड में कितना है। बहुत सिंपल, बहुत यूज़फुल तरीका है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है ऑक्सीजन सैचुरेशन, और नॉन इन्वेजिव तरीका है, बॉडी के बाहर से ही, बॉडी को पंचर किए बिना ये बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। एक दो प्रिकॉशन और रखनी है, अपनी उंगली को हिलाना नहीं है, स्टिल लेवल पे रख के, एक सरफेस पे रख के उंगली को स्टिल रखे हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए हमें करना है। कई पेशेंट्स ने हमें एक्सपेरिमेंट करके मल्टीपल वैल्यूज लिख के भेजी, खड़े होके हाथ हिलाते हुए ऐसे था, उंगली नीचे थी तो इतना था, उंगली ऊपर थी तो इतना था, 5 मिनट चलने के बाद इतना था। ये सब ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट इसको टेबल पे रख के या बेड पे रख के उंगली को स्टिल करके स्टेशनरी रखिए। 10-15 सेकेंड्स के बाद जब स्टेबलाइज हो जाए, एक वैल्यू आ जाए, मेजर दैट वैल्यू एंड राइट इट डाउन। अगेन सैचुरेशन में भी मिनट टू मिनट के बाद, एक्टिविटी के बाद, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, आपको अंडरलाइंग लंग डिजीज़ है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी आपका 80s में ही रहता है। अगर लंग डिजीज़ के पेशेंट्स हैं तो सिचुएशन अलग है, तो कई बार बैकग्राउंड पूछना पड़ता है। अगर आपको लंग डिजीज़ थी और आपको पता है पुराना सैचुरेशन, तो वो भी पता हो तो अच्छा रहता है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लाज्मा डोनेशन की हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। ज़्यादातर लोग हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ठीक हो रहे हैं, बट जो मेजर प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जा रहा है और हॉस्पिटल में ड्रग्स और ऑक्सीजन की भी जैसे तैसे भरपाई अगर हो रही है, तो एक चीज़ की कमी जब जिसके लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है वो है प्लाज्मा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आई शुड से कि इसकी कोई शॉर्टेज नहीं। ऑक्सीजन का हम लोग मान सकते हैं फैक्ट्रीज में बनना है, शॉर्टेज है, सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, फैक्ट्रीज की शॉर्टेज है, यू कैन एग्री। ड्रग्स की क्वांटिटी मार्केट्स में कम हो गई है। सिंपल ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल कम मिल रही हैं, स्टीरॉइड्स कम मिल रहे हैं, रेमडेसिविर जैसी ड्रग हॉस्पिटल्स में कम मिल रही है। वो सब क्वांटिफाइबल है, इतना किसी ने सोचा नहीं था, तो अब कम थी, बट अब वो भी पूरा होता जा रहा है धीरे धीरे, सारी दवाइयाँ मिल रही हैं। लेकिन प्लाज्मा एक ऐसी चीज़ है कि जितने इंसान इस इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हुए हैं और जितने लोग हम लोग हैं, वो हम सब दे सकते हैं। तो प्लाज्मा की कमी होना एक, आई थिंक, अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अगर कोई प्लाज्मा की कमी से हम लोग हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अगर नहीं बच पा रहे हैं, दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस कैन डोनेट, whoever हैज़ कम आउट ऑफ दिस इन्फेक्शन। जिसको भी ये रिकवरी हो गया, और अगर हम अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि हमारी जान बच गई है, हम बच गए हैं, नया जीवन मिल गया है हमें, तो क्या कर सकते हैं हम बेहतर, किसी और की मदद कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल तरीका एंड बहुत इफ़ेक्टिव तरीका प्लाज्मा डोनेशन का। लेट अस नॉट गो इनटू द साइंस कि इसकी एफिकेसी कितना है, ये प्रूवन बेनिफिट कितना है। हम सब जानते हैं कि हमें कितना कम समय मिला है रिसर्चेज करने के लिए, एफिकेसी जानने के लिए, बट जितना भी फ़ायदा मिला है, अगर लोग इसको अप्रूव करके यूज़ कर रहे हैं, तो वी शुड कम आउट एंड डोनेट प्लाज्मा, क्योंकि जिसके लिए ज़रूरी है उसके काम आ सकता है। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं इसके बारे में बताता हूँ। प्लाज्मा डोनेशन जस्ट लाइक ब्लड डोनेशन है आपके लिए। आप ब्लड बैंक जाएंगे तो आपका खून लिया जाएगा, आपने किसी को अगर ब्लड डोनेट किया है तो आपको पता होगा। फिर हम उस ब्लड को निकाल के सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तेज़ी से घुमाते हैं मशीन में, तो ब्लड के अलग अलग हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा हिस्सा 50% के आसपास प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को आप समझ सकते हैं येलो कलर का पानी का सोल्यूशन जैसा होता है, जिसमें सारे प्रोटीन्स, सारी एंटीबॉडीज़, सारे एंटीजेंस, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्लाज्मा में हैं। उसके अलावा जो है वो सारे सेल्स हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं वो रेड पार्ट, और जो हमारे सोल्जर सेल्स हैं और जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो ये बीच वाले हिस्से में आ जाते हैं। तो इस तरह से ब्लड अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाता है। तो हर कंपोनेंट का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे किसी को खून की बहुत कमी होती है, कल ही एक ब्रदर हमारे बहुत कम हीमोग्लोबिन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। सो उनको खाली ये रेड ब्लड सेल्स दिए जाएंगे, बाकी का प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं है, तो वो दूसरों के काम आ जाएगा, प्लेटलेट्स किसी और के काम आ जाएंगे। और इन सब की स्टोरेज लाइफ होती है, उतने दिनों तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपका डोनेट किया हुआ है आज काम नहीं आएगा, कल काम नहीं आएगा, तो
कई महीनों तक हम ब्लड बैंक्स में उसको स्टोर रखा जा सकता है, और जब इमरजेंसी सिचुएशंस आएँ तो वो तुरंत किसी के काम आ सकता है। जैसे एक्सीडेंट्स में, ट्रॉमा में, बर्न्स में जब पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, तो जो स्टोर्ड है इमीडिएटली वही देना पड़ता है, आप डोनेशन कराने का वक्त नहीं होता। सो हर ब्लड बैंक को एक क्वांटिटी मेंटेन करके रखनी होती है, एक बैलेंस बैंक की तरह, जैसे बैंक कहते हैं इसीलिए ब्लड बैंक कहते हैं उसको। एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है हर तरह के ब्लड प्रोडक्ट्स का, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में दिया जा सके। बट प्लाज्मा के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो अगर हम आज डोनेट करते हैं तो ये 1 साल तक स्टोरेज में रह सकता है, और 1 साल तक भरपाई कर सकता है किसको भी ज़रूरत है। प्लेटलेट्स की लाइफ थोड़ी कम होती है, तो प्लाज्मा को हम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं ब्लड बैंक में। अगर ये दिया जाए तो बहुत काम आ जाता है। डोनेशन बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू वॉक इन। आपको जस्ट ब्लड बैंक जाना है, विलिंगनेस दिखाना है कि मुझे अपना प्लाज्मा डोनेट करना है, दिस इज़ माई ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हम सब जानते हैं, हमारे एम्प्लॉई आईडी कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, हर जगह ब्लड ग्रुप बताया जाता है। आजकल स्कूल के बच्चों के आई कार्ड्स तक में ब्लड ग्रुप मेंशन होता है। सो वी ऑल नो आवर ब्लड ग्रुप। हम अपना ब्लड ग्रुप बताकर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नो बडी विल एवर रिफ्यूज यू। जो भी आप देंगे वो काम आ जाएगा फॉर समबडी इधर अननोन टू यू ऑल्सो। सो प्लाज्मा के कंटेक्स्ट में जो अभी हमें कोविड के लिए ज़रूरत पड़ रही है, मोस्ट ऑफ द ब्लड बैंक्स हैव सफिशिएंट रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, बाकी कंपोनेंट बहुत हैं, तो अभी ज़रूरत नहीं है उनकी। बट हम पेशेंट्स के लिए जो, क्योंकि अभी प्लाज्मा इमीडिएटली देना पड़ रहा है, शॉर्टेज हो रही है, तो पेशेंट को इस तरह से लिटा के आपका प्लाज्मा निकालते हैं, इस मशीन से ब्लड निकलता है और खाली ये प्लाज्मा फिल्टर करती है, और बाकी ब्लड कंपोनेंट्स आपको वापस लौटा दिए जाते हैं, आपके ब्लड में वापस ट्रांसफ्यूज कर दिए जाते हैं, तो खाली आपका प्लाज्मा लेते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक इंसान, आपने अगर प्लाज्मा डोनेट किया तो 1 यूनिट जो हम निकालेंगे वो 3 लोगों के तक काम आ सकता है। तो इतना सिंपल तरीका, थोड़े से टाइम में आप फ्री होके वापस घर चले जाएंगे। रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा आपको, थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के लिए बैठाएंगे और उसके बाद आपको वापस घर भेज देंगे। यू आर फ्री, यू कैन रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटीज। काफ़ी गलतफहमियां आती हैं लोगों को कि मैं डोनेट नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, या मेरा ब्लड की कमी हो जाएगी, मुझे और कमज़ोरी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बॉडी में कम से कम 5 लीटर ब्लड होता है। 5 लीटर में से हम 300 से 500 ml यदि ब्लड लेते हैं तो वो 3-4 दिन में ही हमारी बॉडी में वापस बन जाता है, और हमारी एंटीबॉडीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। मुझे ये भी सुनने में आया, किसी ने बोला कि मैं अगर मेरी एंटीबॉडीज़ दे देंगे तो मेरी एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं कैसे बचूंगा। सो ये सब इरेशनल फियर्स हैं, इससे ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस में कभी आपको नुकसान पहुंचा के किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं किया जाएगा। इट इज़ ओनली अ वॉलंटरी डोनेशन दैट यू डू, एंड यू शुड नो दैट इट इज़ वेरी सेफ। हमारी कंट्री में थोड़ा गलतफहमियाँ और लैक ऑफ अवेयरनेस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ब्लड प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज रहता है। रूरल एरियाज़ में और छोटे शहरों में जब प्रॉब्लम ज़्यादा है, हम देखते थे कि लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। अक्सर ये होता है कि आप खरीद लीजिए, हम पैसा दे देंगे, हमारे पास डोनेट नहीं करना है, करने के लिए कोई नहीं है, और हम डोनेट करना नहीं चाहते। हम पे कर देंगे, आप जितना बोलेंगे आप हमें ब्लड दे दीजिए। सो ब्लड इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, इट कैनॉट बी एक्सपोर्टेड, इम्पोर्टेड, एनीथिंग। इट हैज़ टू बी डोनेटेड बाय फेलो ह्यूमन बींग्स। सो बेस्ट ये हो कि हम ये ब्लड की ज़रूरत को समझें, कोविड टाइम्स में हम प्लाज्मा की ज़रूरत को समझें, और इतना सिंपल अगर हम छोटा सा सेक्रीफाइस, बेसिकली अपने टाइम का सेक्रीफाइस है और कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है, एफर्ट का थोड़ा सा सेक्रीफाइस है। आप घर से बाहर निकलिए। ब्लड बैंक्स हैं दिल्ली में जो अभी कोविड सिनेरियो में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज वो आपके घर तक ब्लड बैंक की गाड़ी भी भेज देते हैं आपको पिकअप करने के लिए, अगर आप डोनेट करने के लिए तैयार हैं। ये इसलिए हम, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इतने हज़ार लोग इन्फेक्ट हुए हैं और इतने हज़ारों लाखों लोग रिकवर हो गए हैं, फिर भी अगर हमें प्लाज्मा की कमी पड़ रही है, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन। हम सब को आगे आकर ये डोनेट करना चाहिए। अगर आप जाएंगे तो आपका टेस्ट किया जाएगा, ये देखेंगे कि आप में सफिशिएंट लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ बना है कि नहीं बना है, और अगर सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ है तब आपका ब्लड लिया जाएगा और किसी के काम आ जाएगा। नहीं तो कुछ दिन के बाद जब सफिशिएंट बन जाएगा तब आपसे ले लिया जाएगा और तब दे दिया।
ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कौन डोनेट कर सकता है? एनीबडी हु वाज टेस्टेड पॉजिटिव and you have fully recovered and are free of symptoms for at least 14 days and you are in the age of 18 to 60 years of age. तो अगर हम 60 साल से पार हो चुके हैं तो ये अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे, तो अभी समय हम यंगस्टर्स के लिए ये अच्छा काम कर सकते हैं। सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत सारी दिक्कतें, हमें किडनी डोनेट करने को नहीं कहा जा रहा है, हमें लिवर डोनेट करने को नहीं कहा जा रहा है। सिंपल सा ब्लड प्रोडक्ट जो एक हफ्ते में ही बन के तैयार हो जाता है फिर से हमारी बॉडी में, और इजीली हम लोग कर सकते हैं, वो हमारे भाई बहनों को अगर हम दें तो एक्चुअल में लाइफ सेविंग में हेल्पफुल है। अगर आप बहुत कम बॉडी वेट है, हैव एवर बीन प्रेग्नेंट मदर्स, you are uncontrolled diabetic or uncontrolled blood pressure, very high blood pressure, very poorly controlled diabetes, or you have any major disease like kidney disease, liver disease or heart disease and lung diseases, जब आपका ऑक्सीजन already कमजोर है, then you may not be allowed to give. Otherwise, all of us who are not having these problems, all of us can donate, and we should come forward and do our bit in this regard. So this was what I wanted to share. छोटा सा recap and Dr. Rahul, एक दो Yes, चीजें if you can explain about the plasma. Number one, until how long after recovery we can donate? And दूसरा चीज मैं सबको बता दूं, आप जाके डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट विलिंगनेस बता दीजिए अपने लोकल सेंटर्स में, अपने लोकल सीसीस के पास या प्रिसेप्टर्स को अपना नाम दे दीजिए, क्योंकि ज्यादातर आपके लोकल सेंटर में ही आपका प्लाज्मा सबसे ज्यादा काम आ सकता है, क्योंकि कोई ना कोई डोनर चाहिए होता है। तो अपना ब्लड ग्रुप और अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लोकली बता दीजिए इफ यू आर विलिंग। बट क्वेश्चन बैक टू यू सर, कितना फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टर यू हैव रिकवर्ड यू कैन डोनेट? 14 days generally, and generally 3 months is considered when you have good antibody levels, because ये पिछले साल ही देखा गया पिछले पेंडेमिक में कि 3 महीने के बाद हमारा एंटीबॉडी लेवल उतना अच्छा नहीं था, जो 3 months of 14 days to 3 months is considered the right time till which we can donate. And the other thing is, why pregnant? Why ladies who have been pregnant cannot? There is a science behind it. Let's not go into that. Okay. के reasons हैं. ठीक है. So let us agree that the ladies who have been pregnant or have had deliveries should not donate. But बाकी सब, on some people with chronic diseases, okay, आप भी मत कीजिए, लेकिन बाकी सारे कर सकते हैं. So I think now with this said, if you can just start taking questions and answers. So Dr. Vishnu, can you manage that? Because you've been through all the questions. आप कुछ आंसर कर दीजिए, कुछ डॉक्टर तोमर कर देंगे, कुछ डॉक्टर राहुल कर लेंगे. So you can stop sharing the screen, Dr. Rahul, Yes, so that or switch on your cameras so that people can see you. That'll be nice, Hanji. Yeah, am I audible now? Very much, very much. Yeah. Go ahead. So मैंने actually question answer box में 2-3 answer किए हैं, but there are certain questions that I can put forward to I think Dr. Rahul brother, because it's regarding little bit of medicine and some about of cardiology also. So one question brother is asked is regarding actually diabetes and heart disease, and he's taking medication since 2014, and from the past 2 weeks he's having itching in the whole body. Actually, matlab your question is not related to COVID, so he was asking medications for that. You can take any anti-allergic. Maybe something has caused allergy to you, either any of the drugs जो आपने recently लिया है, or it is a season for allergy this time of the year. So simple Avil या cetirizine आप ले सकते हैं. Cetirizine 10 milligram bedtime 2-3 दिन ले लीजिए, तो I think ये allergy ठीक हो जाएगी. Yeah. Another question they've asked is regarding that loose motion. I think the newer strains are showing a lot of diarrhea and loose motion. So one of the questions was, patient's wife has recovered from COVID-19 on 15th April, but she is now suffering from loose motion. Doctor has started Rifagut 550 TDS and Oflomac 200 twice a day. Also, she has taken Bifilac HB, but there is no relief. So they want to know what else can be done to stop this COVID-induced diarrhea or the diarrhea that is seen in this newer strain. Dr. Tomar, please.
Well, I think the treatment which is already being given is the right. It has antibiotic to take care of any additional bacterial infection that may have caused it. And in COVID diarrhea, the probiotics are found to be helpful. The another thing that can be added is agent which reduces the secretions of intestines, that is called Resica-Dotril. It is available by name of Ridotil. तो रिडोटिल के 100 मिलीग्राम के कैप्सूल आप इसमें ऐड कर सकते हैं. रिडोटिल, REDOTIL, 100 मिलीग्राम, 1 कैप्सूल 3 टाइम्स अ डे, या आप 3 दिन 4 दिन दे सकते हैं. वो एक बार डायरिया बंद हो जाए उसको बंद कर दीजिए. इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, एक दिन में भी आपको हेल्प मिल सकती है. आप देखिए, एक दिन दिया, अगले दिन से एकदम बंद है, तो अगले दिन डोज कम करके तीसरे दिन से मत दीजिए. सो यू कैन प्ले विद दिस 100 milligram up to 3 times a day. Ridotil. Okay, brother. One question is regarding post. Some people have doubts that after vaccination, whether they can give plasma donation or not. And if yes, how many days of after vaccination? So I think I can only take this answer. I mean, this question that without contracting COVID disease at present, अभी प्लाज्मा देने का ऑप्शन नहीं है, उसमें उतना एंटीबॉडीज नहीं बनता है. तो इफ यू आर वैक्सीनेटेड एंड यू हैव द डिजीज ओनली, यू कैन डोनेट फॉर अ प्लाज्मा. एंड लाइक ब्रदर हैज टोल्ड, द ड्यूरेशन ऑफ डोनेशन, द एलिजिबिलिटी एंड ऑल हैव बीन एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली. The other question is regarding cough. काफी लोगों को एक्चुअली कफ के बारे में क्वेश्चंस है. तो दे टेक मेनी कफ मेडिकेशंस, एंटीटर्सिव्स, एंड उनको रिलीफ नहीं होता है ड्राई कफ से. So what suggestion regarding cough medications and or koi other mechanisms hai, methods hai to reduce the cough? Well, cough is the main symptom of one of the main symptoms of COVID, because COVID, the problem in COVID comes by involvement of lung in the disease process, and cough is the one of the main symptoms of any lung problem. So cough here is because of the inflammation that's occurring in the tubes of the lung, in the lung. So cough need not be suppressed unless you cannot really, it's so severe that you cannot suppress it with medicines. The best thing is to be on nebulized steroids or some cough softening agents, I can tell you, like those which cause thinning of the secretions of the lung. So these two type of agents have been found to be helpful in it. Even then, it's difficult to suppress the cough totally, and it is unnecessary to suppress it. So inhaled steroids through a nebulizer or inhaler, and some mucolytic agents like bromhexine and things like that. So you should not try to treat it yourself. You should consult your physician, who will do the needful. So he will play with these. He will try to advise you on these two lines. Sometimes it may be presenting a severe lung disease. Maybe the severity of lung disease being reflected by the severity of your cough, and you might be a candidate for steroids, oral steroids or injectable steroids. But that is not what you should be doing yourself. This much awareness is enough. So inform your physician. That is why you all who suffer from COVID must be regularly under a doctor. Consulting a physician on like we are doing here in a conference and taking treatment will not be enough, because treatment keeps on being modified as the disease progresses. It's different. In the beginning, the treatment may remain same for everybody, but over time, everybody behaves differently and that treatment changes. So this is about. I think ये बहुत जरूरी बात है, हिंदी में रीइंफोर्स कर दूं. ये वेबिनार ओपीडी के लिए नहीं है जी, आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करने का पर्पस नहीं है ये वेबिनार में. और डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि जो अभी बता रहे हैं जेनेरिक टर्म्स में बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको जो भी तकलीफ है एक डॉक्टर के एडवाइस में रहिए. वो आपके हिसाब से डोजेज बदलेंगे, आपके रिस्पांस के हिसाब से डोजेज बदलेंगे. और इस वेबिनार पे अभी हम कोशिश करेंगे कि
क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर करे ओवरऑल टू अंडरस्टैंड कैसे प्रिवेंट करना है वैक्सीनेशन के लिए और क्योर के लिए भी कुछ स्टेप्स क्या ले सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन के लिए आप क्वेश्चन सारे क्लियर कीजिए, लेकिन अगर आपको ओपीडी कंसल्टेशन चाहिए तो डॉक्टर विष्णु आपको जूम के डिटेल्स दे देंगे। जूम कॉल पे आइए रोज 12:30 से 1:30 बजे, 2 बजे से 3 बजे, 4:30 से 6 बजे जूम पे डॉक्टर्स रहते हैं। वो 1-to-1 आप अपने सिम्टम्स बताएंगे और आपको वो प्रिस्क्राइब करेंगे। वो तो हो सकता है, लेकिन इस वेबिनार में प्लीज कृपया इसको ओपीडी मत समझिए और ओपीडी पे को मत तब्दील कीजिए। इसको एजुकेशन के लिए लीजिए, सो दैट आपकी एंजाइटी कम हो सके और बेहतर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और अगर हो गया है तो उसको आगे क्या करना है उसके स्टेप समझ सके और फिर डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। सॉरी, मेरे को ये रीइंफोर्स करना है, मैं इसलिए स्टेप इन किया हूँ, नहीं तो ये डॉक्टर्स की बात है, उसमें मेरा कोई काम नहीं है। सो आई हैंड यू बैक ओवर टू डॉक्टर विष्णु। और डॉक्टर विष्णु, जितने भी ओपीडी के क्वेश्चंस हैं मत लीजिए, सबको मैं भी जूम डिटेल्स डाल देता हूँ, वो जूम पे आ जाए, 1-to-1 लेंगे, ठीक है? Yeah, sure. So 2-3 मैं OPD questions actually skip कर रहा हूँ. तो there were 2 questions regarding plasma. Plasma में they were asking if I'm taking BP medicine, can we donate blood? वो I think Dr. Rahul has explained it clearly कि क्या है indications and contraindications. So unless there is uncontrolled hypertension or any such problem, I think there is no issue in donating plasma. एक question है what? Let me emphasize. Let's be in Hindi more. Okay, बिल्कुल. अगर आपको ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर पुअरली कंट्रोल्ड है, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन बहुत हाई है फिर भी, उसी तरह से डायबिटिक हैं और कंट्रोल नहीं है, तब मुश्किल आती है। अदरवाइज दे सकते हैं। और अगर डायबिटिक हैं और इंसुलिन पे हैं तब हम नहीं दे सकते। तो दवाइयाँ कोई भी चल रही हों, अगर कंट्रोल्ड है डिजीज तो जनरली दे सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है एक्चुअली आयुर्वेदिक मेडिकेशंस और कोरोनिल के बारे में। उसमें ये पूछा था कि वेदर दे कैन कंटिन्यू आयुर्वेदिक मेडिकेशंस कोविड पॉजिटिव होने के बाद, क्या रिकमेंडेड है, करना चाहिए या फिर उसके लिए क्या सजेशंस है? वी डोंट नो। ऑनेस्ट आंसर ये है कि जैसा हम हार्टफुलनेस के वेबिनार्स में, वर्कशॉप्स में बताते हैं, इट इज़ बेटर टू फॉलो वन सिस्टम एट ए टाइम। बिकॉज अगर हम ठीक हुए तो हमें ये नहीं पता किसने काम किया और किसने नहीं किया। एलोपैथिक इज ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन। एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद चीज़ें आज रिलीज़ होती हैं और जो अवेलेबल होती हैं वो बहुत बहुत गहन स्टडी के बाद रिलीज़ होती हैं। बाकी सब्जेक्ट ना तो हम में से किसी का स्पेशलाइजेशन है, ना हम में से किसी को उसकी जानकारी है। दूसरा, मिक्स करने से वी नेवर कम टू नो कि किसने काम किया। और जनरली एक दूसरे के इफेक्ट को अगर निगेट कर रही है, कैंसिल आउट कर रही हैं, तो ठीक नहीं रहता है। लेट्स नॉट मिक्स थिंग्स। एंड इफ़ यू आर टेकिंग बिफोर, कंटिन्यू टेकिंग। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट देन इट्स योर ओन चॉइस। बेसिकली किसी को कोई जानकारी नहीं है कि एलोपैथिक दवाइयों के साथ जब इनको मिक्स किया जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा। इट्स योर ओन जजमेंट, कुछ आप अपने आप कीजिए। हाँ बिल्कुल। एंड कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग रिएक्शंस पोस्ट वैक्सीन, एंड आई थिंक ये ऑलरेडी इवन लास्ट वेबिनार में थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट आई थिंक इवन आई कैन टेक दिस कि सम अमाउंट ऑफ थोड़ा सा जॉइंट पेन, थोड़ा हेडेक, माइल्ड फीवर, थोड़ा चिल्स, ये सब काफी कॉमन है पोस्ट वैक्सीनेशन। एंड यूजुअली ये रिएक्शंस जो है यूजुअली 24 आवर्स के बाद डेवलप होता है, एंड समटाइम्स इट कैन लास्ट टू 2 days, समटाइम्स इवन 3 days। उसके लिए इट इज नथिंग टू, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। फॉर फीवर, माइल्ड फीवर, यू कैन टेक पैरासिटामोल, और इफ एनी बॉडी पेन, इवन पैरासिटामोल इज जस्ट इनफ, एंड इट इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। एंड कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग, आई थिंक दिस एक नया टॉपिक है थोड़ा सा, कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसमें स्टेरॉइड्स का काफी अब्यूज होता है, और जिस पेशेंट डायबिटिक है उसमें वी आर हियरिंग मोर अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस। So I think somebody can take the question regarding fungal infections. Well, here basically we are talking about COVID, and in a patient with COVID there can be other diseases also, so they will be tackled accordingly. If a COVID patient may be having heart disease, lung disease, cancer, hypertension,
fungal infection. So that is no, not to be discussed. It's not a medical forum. We are not talking to medical doctors I think telling them Dr. what to do. Tomar, ये सवाल आया है WhatsApp से and newspaper से, because I had this from a patient. I saw the newspaper article also. ये अभी जो हम लोग oral steroids prescribe कर रहे हैं और oral ये inhaled steroid prescribe कर रहे हैं, तो incidence of mucormycosis has gone up. So आपने कई पेशेंट देखे हैं, मैंने कई पेशेंट देखे हैं, अभी तक तो देखा नहीं है ये जी, और ये न्यूज़पेपर कटिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है. सो इट इज एग्जैजरेटेड, ये बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है. दिस इज ऑलवेज अ नोन थिंग. स्टेरॉइड्स थोड़ा इम्यूनिटी डाउन करते हैं. अब आप इस तरह से जितनी गहराई में जाएंगे कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा. एग्जैक्टली. तो स्टेरॉइड थोड़ा सा इम्यूनिटी को डाउन करते हैं. अगर आप फिर डर जाएंगे अगर ये जानकारी मिलेगी आपको, तो इसलिए बेटर है कि फंगल इन्फेक्शन इतने कॉमन नहीं है. हम आपको जितना शॉर्ट कोर्सेज ऑफ स्टेरॉइड दे रहे हैं, हफ्ता भर 10 दिन, उसमें कोई रिस्क नहीं है ऑफ यूज ऑफ स्टेरॉइड्स. और हर हम लोग जिसको भी इनहेलेशन या स्टेरॉइड ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ओरल, सो गार्गल्स करने के लिए ज़रूर बोल रहे हैं सबको. और बीटाडीन गार्गल्स अगर आप इनहेल या नेबुलाइज कर रहे हैं, इनहेलर यूज़ कर रहे हैं, तो सभी को हम लोग बीटाडीन गार्गल्स या गार्गल्स बता ही रहे हैं. और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे अगर ओरल हाइजीन अच्छा है तो म्यूकरमाइकोसिस और ये सब होने का रिस्क बहुत बहुत कम है. लेकिन एग्जैजरेटेड न्यूज़ है. ये एक पॉइंट क्लियर करता है कि स्टेरॉइड्स अपने आप लेने की चीज़ नहीं है. बहुत सारे पेशेंट्स अपने आप जितनी दवाइयाँ जानते हैं व्हाट्सएप से लाके सारी दवाइयाँ खा के फिर आते हैं, तो बड़ा संकट हो जाता है हमारे लिए कि अब करें क्या इसका. इसने पहले ही अपने को जिस लेवल पे था और डाउन कर लिया. खासतौर से स्टेरॉइड्स आपने शुरू में ही खा लिए तो आपने अपनी इम्यूनिटी कम कर ली बहुत ज़्यादा, और आपका कोविड और फ्लेयर अप हो सकता है. तो कोविड जैसी इतनी भयानक बीमारी के साथ लोग व्हाट्सएप से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं. ये मैं आपसे नहीं कह रहा, सिर्फ ये बड़ी कॉमन है. जितने पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं अधिकतर कुछ इस तरह के सवाल लेके आते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट, कुछ तो प्रेस्क्रिप्शन पूरा लेके हमें छाप देते हैं कि डॉक्टर साहब अब और क्या करना है. हमने कहा भाई यही तो इतनी सीरियस बीमारी में कम से कम एक्सपेरिमेंट स्वयं न करें, व्हाट्सएप के प्रेस्क्रिप्शंस फॉलो ना करें, डॉक्टर से बात कर लें. हाँ, एक आध डोज आपने कुछ खा लिया है इमरजेंसी में डर के, तो तुरंत नेक्स्ट मेडिसिन, नेक्स्ट डोज यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. तो खतरनाक हो जाएगा. जो बीमारी कंट्रोलेबल है आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी. ट्रस्ट योर डॉक्टर. बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर आपने मुझे स्टेरॉइड तो प्रिस्क्राइब किया ही नहीं, मैं वो भी शुरू कर दूं क्या? मतलब दे विल बी फीडिंग यू थिंकिंग दैट यू मे हैव फॉरगॉटन. सो इट इज अ रीजन बिहाइंड विच कि सबको कब स्टार्ट करना है, कितने डोज पे करना है. इट इज नॉट फॉर एवरीबडी. नहीं तो बहुत आसान होता, हम प्रिस्क्रिप्शन पब्लिश करके सबको सर्कुलेट करा देते. तो न्यूज़पेपर में छप जाता है और सब ठीक हो जाते हैं. काफी सवाल है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी एंड कोविड. तो आई थिंक प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोविड हो गया तो क्या बच्चे में क्या इफेक्ट हो सकता है, और प्रेगनेंसी के टाइम क्या वैक्सीन लेना चाहिए, ये काफी डेली क्वेश्चंस आता है. तो आई थिंक वी कैन हैव सम डिस्कशन रिगार्डिंग दिस. So vaccination is not recommended during pregnancy. Post delivery, we answered this last time also. Post delivery, it's okay once you are okay to get vaccinated. And very little is known about this scenario. जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, बीमारी के बारे में हम बहुत कम जान रहे हैं. जो भी दवाइयाँ स्टडी होती हैं वो जानवरों पे स्टडी की जाती हैं, पहले प्रेग्नेंट एनिमल्स पे स्टडी की जाती हैं. और जनरली प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई सेफ नहीं मानी जाती है एक्सेप्ट वेरी मच ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन. सो ब्लड प्रेशर के लिए जैसे डायबिटीज़ है, एक दवाई अप्रूव्ड है जो हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2. तो इस तरह से इस बीमारी के बारे में दवाइयों का प्रेगनेंसी में क्या असर होगा, फीटस पे क्या असर होगा, बच्चे पे क्या असर होगा, बहुत बहुत कम जानकारी है. तो जितना है हम उसी के हिसाब से चलें, अपने डॉक्टर से एडवाइस लें. केस टू केस बेसिस पे वी हैव टू डिसाइड एंड मूव फॉरवर्ड. If a pregnant woman is really sick, then we have to treat her appropriately, and if required, we have to give her all the medications. But अगर ठीक ठाक है, ज़रूरत नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं दिया जाएगा, including vaccination. Dr. Tomar. Yeah, vaccination के लिए भी in some countries they are recommending vaccination even for pregnant women, but then the bottom line they again write that as there are no studies
conducted about the vaccine and pregnancy. So it's up to you. So it's a challenging question, and to err on the safer side, it will be better not to have the vaccination during pregnancy. Though in many countries it's being recommended that it is, even USA, it's being recommended, it's safe, and every pregnant woman must get vaccination. So now the studies will start coming, and then we will be able to answer this question in a better way. So take all other safety precautions, and probably avoiding vaccination in pregnancy will be a safer option. But treatment during, if a person is suffering from COVID, and the treatment, then again, doctor will weigh the benefit and the risk ratio of the various medicines which are being prescribed. वही मेडिसिन दी जाएंगी जो आपके लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान. और वो डिपेंड करेगा कि आप जो प्रेग्नेंट लेडी जो उसको कोविड है वो कितनी सीरियस है, उसको कितना सीवियर कोविड हुआ है. क्योंकि कोविड कभी कभी एक अपने आप ठीक होने वाली बीमारी भी है. कभी उसको आप कोई दवा ना दें तब भी कुछ बहुत सारे लोगों में ठीक हो जाता है. तो वो रिस्क डॉक्टर और आप दोनों मिलके उसको वे करके तब उसका पता देख के उसको तब डिसाइड करेंगे दवाई देनी है, क्या दवाई देनी है, क्या नहीं देनी. तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है और ये आपको डॉक्टर्स पे छोड़ देना चाहिए. एंड मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ. इवन फॉर लैक्टेटिंग वुमन देयर इज नो एविडेंस दैट कोरोना वायरस ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट हो सकता है. तो ब्रेस्ट फीडिंग इज डेफिनेटली सेफ इवन इफ द मदर इज सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड ऑल्सो आफ्टर वैक्सीनेशन. तो इट इज नॉट टू बी स्टॉप्ड. यस, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में कोरोना वैक्सीन अलाउड है, मस्ट बी डन. या. And sorry, Dr. Vishnu, I'm intruding. एक और question है जो there is a difference of opinion amongst doctors in general, but क्योंकि हमारे heartfulness care group है, lot of requests are coming. कभी-कभी रेमडेसिविर के बहुत सब आते हैं, फिर कभी ये टोक्लूज़ुमाब something, sorry, मैं शायद ठीक pronounce नहीं कर रहा हूँ, ऐसे और उस टाइप के मेडिसिन जो को 2 लाख रुपए का इंजेक्शन है या 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन है. डेस्परेशन में मैसेजेस आ रहे हैं. तो कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि ये धांधलेबाजी है, कुछ डॉक्टर्स का मानना है ये जरूरी है. हमारी कंसिडर्ड एडवाइस क्या हो सकती है इस समय फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? I'll take that, Diya. I was wondering कि हमारे ग्रुप में भी इस तरह के डिस्कशन हो रहे थे. So I'm glad कि आपने ये क्वेश्चन रेज किया कि remdesivir is clearly to be used only inside a hospital. And why are we searching for remdesivir on the streets? I don't know. ये hospital supplies में from manufacturer to the hospitals only sale होगी. This drug is not to be sold on medical shops. वो schedules होते हैं, हर drug का category होता है, उसके according वो drug वहाँ पे मिलता है. कुछ drugs हैं आपको दवाई की दुकानों पे नहीं मिलेगा, उसी में से ये drugs हैं. Then why are we being asked? जो अस्पताल अगर हमें बोल भी रहा है, वो ये रहा होगा कि छोटे मोटे क्लिनिक, छोटे मोटे अस्पताल आपको ये दवाई देना चाह रहे हैं, तो वो आपसे कह देते हैं कि आप ढूंढ के ले आइए, अगर आप ले आएंगे तो हम आपको दे देंगे. और ऑल ऑफ अस हमने सबने सुन लिया इसके बारे में, जब हम चाहते हैं कि ये सभी को लग जाए, शायद बहुत ज़्यादा असरदार दवाई है. बट ऐसा नहीं है. इट इज़ ओनली टू बी यूज्ड इन मॉडरेट टू सिवियर केसेस, जो एक्चुअली में मॉडरेटली सिवियर है. मॉडरेट टू सिवियर मीन्स नॉट जस्ट योर CT स्कोर, ओवरऑल क्लिनिकल सिचुएशन, ट्रीटमेंट जो आपको मिल चुका है उसके बावजूद, और पहले 10 दिन के अंदर अंदर, ये हम पहले 10 दिन के अंदर अंदर ही यूज़ कर सकते हैं. ये IV इंजेक्शन होता है, हॉस्पिटल के अंदर ही यूज़ करना है. इट इज़ आई शुड से रेगुलर, शुड नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द हॉस्पिटल. एंड इवन अब तो चेकिंग भी हो रही है, बाहर अगर मिल गया और यूज़ होता हुआ पाया गया तो इट विल बी कंसिडर्ड इलीगल, विच इट इज़. सो लेट्स नॉट प्ले अराउंड विद दीज ड्रग्स. सबका टेम्परेचर सेंसिटिविटी होता है, एक टेम्परेचर पे ही वो स्टेबल रहती है, दूसरे टेम्परेचर पे बेकार हो जाती हैं. IV कैसे लगाना है, घर पे जो नर्सिंग हमने बुलाया है वो जानता नहीं होगा कैसे लगाना है उसको. किसी को पुश करना होता है, किसी को इन्फ्यूजन से देना होता है. तो वही व्हाट्सएप से पढ़ के आई हैव कॉल्स फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन्स कि हम इंजेक्शन तो कहीं ना कहीं से ले आए हैं, आप हमें बस ये बता दीजिए कैसे लगाना है, और हमारे पास एक नर्स भी है, हम लगवा लेंगे, आप बस लिख के भेज दीजिए कैसे लगवाना. सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, वी शुड नॉट डू दिस.
अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल विल प्रोक्योर द ड्रग्स एंड हॉस्पिटल विल गिव द ड्रग्स टू द नीडी पेशेंट्स। और शॉर्टेज भी इसीलिए हुआ होगा बिकॉज जिनको नहीं चाहिए था उन लोगों को लगा है, और जहाँ से भी बैकडोर से निकल के ओपन मार्केट में आके नॉन रिक्वायरिंग लोगों को लगा है, तो जिनको हॉस्पिटल में एक्चुअली ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा है। तो दीज थिंग ड्रग्स आर नॉट फॉर कॉमन यूज। दूसरा, लिवर और किडनी अगर डिजीज़ है, हमारा लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं रेमडेसिविर का। और दूसरा वाला जो ड्रग है विच इज़ ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अगेन कुछ बहुत स्मॉल स्केल स्टडीज़ में ये देखा गया कि अगर रेमडेसिविर के साथ वो दिया जाए तो उसके रिजल्ट्स अच्छे थे। तो इसलिए एज अ लास्ट ऑप्शन, जो बहुत ही सिक हो रहा है पेशेंट, हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद भी असर नहीं आ रहा है, देन ये ड्रग ट्राई किया जाता है। अगेन बड़े सेंटर्स में, स्पेशलाइज सेंटर में ही पॉसिबल है, बिकॉज दे विल नो ऑल अबाउट दिस ड्रग, साइड इफेक्ट्स, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऐसे इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। और ऐसे में भी आप इतना महंगा खरीद के लेके गए और धूप में जब आप लेके जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी बेकार हो चुकी है इतने हाई टेम्परेचर में। तो वी शुड नो ऑल दिस एंड नॉट सर्च फॉर दिस ड्रग ऑन केमिस्ट शॉप्स, एंड उनको भी हम लालच देके कि मैं खरीद लूंगा, आप मुझे महंगा ही दे दो, मैं लेने को तैयार हूँ। तो दिस इज ऑल रॉन्ग डूइंग दैट इज गोइंग। डॉक्टर तोमर? No, enough. तो वुड यू एडवाइज कि जैसे हमारे केयर ग्रुप में सब लोग कोई आता है, So वही I am worried, मतलब who has asked them to get it from outside? Nobody. I will maybe never we ask should my just stop patient it. to कि आप बाहर से लेके आ जाइए मेरे पास। Even if you get, I will not be able to give in the hospital. आपको पता होगा अगर आप हॉस्पिटल्स में गए हैं, आप बाहर का खाना भी नहीं दे सकते। It is our liability. Any drug from outside we cannot accept. Any drug. तो ये तो बहुत ही toxic drug है which cannot be taken, and it is permitted only for the hospitals to buy it. फार्मासिस्ट तो खरीद ही नहीं सकते उनको। And it has a very limited indication. It's given to बिल्कुल लास्ट ऑप्शन की तरह। I think one more small topic we can touch on is COVID infection in pediatric age group. काफी सवाल है। I think बच्चों में क्या prevention लेना चाहिए, और बच्चों को हो गया तो how to treat it and what are the symptoms. Maybe somebody can talk about that. Dr. Vishnu or Dr. Tumar, please. No, I would recommend they should consult a pediatrician. Because the presentation is very different in children, and it's so far there was very little incidence in children, but now it's increasing. And ये माना जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगी उसमें the changing virus can affect the children more. तो बच्चों का ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है, उसके लिए आपको एक पीडियाट्रिशियन से ही कंसल्ट करना चाहिए। उसमें जैसे मैं भी उसमें एडवाइस नहीं करता, मैं पीडियाट्रिक पेशेंट ट्रीट नहीं करता। उनकी दवाइयाँ बदल जाती हैं, उनकी डोजेस बदल जाती हैं, उनके प्रेजेंटेशन बदल जाता है। तो बच्चों को कुछ भी हो तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को तुरंत कंसल्ट करें, हो तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस और मेन टॉपिक्स तो कवर कर लिए, बाकी थोड़ा ओपीडी क्वेश्चंस है, तो आई थिंक मेन टॉपिक्स हमने ओवरऑल कवर कर लिया है। मैं अभी 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करूंगा, जो जूम कॉल के आईडी है वो दे दूंगा, और डॉक्टर विष्णु अगर कॉपी पेस्ट करके आप चैट पे भी डाल दीजिएगा प्लीज, जो ओपीडी कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि उसके भी कई सवाल थे। हाँ, मैं कर दूंगा। सॉरी डॉक्टर राहुल, मेरे को होस्ट बना देंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा? नो प्रॉब्लम। आपने ऑलरेडी चैट में डाल दिया वैसे ब्रदर, सारे अटेंडेंस के लिए से डाल दीजिए। अच्छा, ओके, एक बार फिर से डाल दीजिए। थैंक यू। आप इसकी फोटो ले लीजिए जी स्क्रीन की, उससे उसी से फर्क पड़ जाएगा। मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी आप ही के कैमरा में। तो जूम आईडी ये नीचे लिखी हुई है,
Zoom ID 6933477579, पासवर्ड मास्टर। ये रोज 12:30 से 1:30 बजे डॉक्टर राहुल, 2 to 3 PM डॉक्टर तोमर, 4:30 to 6 PM डॉक्टर विष्णु। ये हमारे तीनों डॉक्टर्स आपको कंसल्ट करेंगे, including Sundays. इंक्लूडिंग संडेज, मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज, सैटरडेज ऑल्सो। तो रोज हम टाइम निकाल रहे हैं और हमें तो बहुत खुशी होगी कि इसकी जरूरत ना पड़े, आप सब लोग जल्दी से जल्दी यू बिकम वेल, एवरीबडी इज वेल, बट अंटिल इट इज नीडेड द सर्विस इज देयर। Is there any other question there? There are a lot of small questions, but I think overall generally हमने answer कर लिया है. Small questions regarding OPD थोड़ा सा है. काफी वैक्सीन के बारे में क्वेश्चंस है, आई थिंक हमने पिछली बार और इस बार कवर कर लिया है। एक चीज और है कि अगर ये वायरस क्या, जैसे बाहर से आजकल कोरियर से सामान आता है या प्लास्टिक के बैग में हम लोग सब्जियां लेके आए क्योंकि जरूरी एसेंशियल्स लेके आए, तो उसके लिए कुछ प्रिवेंशन करना है, क्या कर सकते हैं रोजमर्रा के डेली उसके लिए? इस बार ये हमने सीखा पिछली बार, क्योंकि ये मान लिया है अब तो क्लियर है कि ये एयरबॉर्न है, सो फोमाइट से नहीं होता है, जो ये आर्टिकल्स हैं इससे नहीं जाएगा, बट स्टिल मिनिमम सैनिटाइजेशन अगर हम अपने हाथों का कर लें, ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली सैनिटाइज कर लें, तो द रिस्क इज मिनिमल ऑफ ट्रांसमिशन। जी, बस विद दैट सेड देन दोबारा से आप लोग में से कुछ लोगों ने हाथ रेज किया है एंड वी डोंट हैव अ वे टू आस्क यू द क्वेश्चन, बट कैन यू, अगर आप टाइप कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी जी। काइंडली टाइप योर क्वेश्चन। One question I read was, is the plasma tested before transfusion? Yes, the plasma is always tested and it is made sure कि you are not transmitting any disease to the patient. Basic diseases के लिए जो blood से transmit हो सकती हैं, उसके लिए test किया जाता है। Any blood product before transfused to any other person, उसको test किया जाता है, और इस केस में एंटीबॉडी लेवल भी देखा जाता है, एक सफिशिएंट लेवल होगा एंटीबॉडी का, तभी वो दिया जाएगा। सिस्टर, आपका सवाल है हम लोग कब तक सफर करेंगे? हम सब सफर में हैं, इकट्ठे ही सफर कर रहे हैं। सो क्या बोले इसमें, क्या आंसर है? लेकिन हम हमारे पास बहुत तरीके हैं टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, रिमेन करेजियस, क्योंकि हम एंग्शियस और स्ट्रेसफुल हो जाएंगे तो इम्यूनिटी वैसी हमारी घटेगी। तो अपना प्रैक्टिस डेली कीजिए जी, ध्यान कीजिए, सफाई कीजिए, बहुत बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ने पिछली बार बताया था, क्योंकि डॉक्टर साहब प्रिसेप्टर भी हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं, तो सभी ये कह रहे हैं। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, जब तक है तब तक झेलेंगे और वी शैल ओवरकम टुगेदर। ठीक है जी। ऑल ओपीडी रिक्वेस्ट, आपको जो भी सिम्टम्स हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, प्लीज जूम कॉल ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज जनरली ऐसे जेनरिकली आंसर करना बहुत मुश्किल है। काफी चीजें डॉक्टर साहब को डायग्नोस करने के लिए पहले पूछनी पड़ेंगी, उसके बाद जो भी आपको सलाह देंगे वो दे विल गिव इट टू यू, बट प्लीज ज्वाइन द कॉल। एंड ऑल दोज विद रेज्ड हैंड्स, पद्मजा सिस्टर, अरविंद कुमार जी, सुदेश जी, प्लीज जरा अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, नहीं तो फिर अभी एक और रिक्वेस्ट है, हम सब भाई बहन हैं, एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपना तो रखिए, साथ में एक दूसरे अपने जिन अभ्यासी भाई बहनों को, जो अपने सगे संबंधी दोस्तों का ख्याल रखिए, फोन करके पूछ लीजिए, भले आप मदद ना कर सकें, जरूर एक दूसरे को फोन कीजिए, पूछिए, उनका हालचाल पूछिए, उनके साथ सहानुभूति दिखाइए, क्योंकि अगर मेरे को ये पता चल जाए मेरे साथ और भी हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है, खासकर जब मेरे पे एंजाइटी बहुत है। तो एक दूसरे का जितना ख्याल रख सके रखिए जी, और घबराइए मत, बहुत हेल्प अवेलेबल है, और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू असिस्ट यू। ठीक है जी। विद दैट सेड, मे बी लेट्स जस्ट कॉल इट अ डे सर। ठीक है जी। सो सभी तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ये रोज अपने ड्यूटी के अलावा, क्योंकि इनका अपने काम भी है,
लेकिन इन्होंने अपने आप को अवेलेबल रखा है। तो आप में से कोई और डॉक्टर भी ऐसे हैं जो ये ट्रीटमेंट समझते हैं, जो ओपीडी करना चाह रहे हैं और जो क्वालिफाइड हैं, वो कृपया हमको रीच आउट कर लीजिए। मैं अपना ईमेल आईडी दे सकता हूं यहाँ पे, लेकिन आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर को बता दीजिए, कहीं ना कहीं से हमको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बेफिक्र रहिए। नहीं तो यहाँ पे मैं चैट ऑन रखूंगा थोड़ी देर, चैट पे अपना मैसेजेस डाल दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट इन डॉक्टर्स को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए। ऑल्दो ये कभी नहीं बोलेंगे, ये तो बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए, जितने ज्यादा और ज्यादा लोग हम कवर कर सकेंगे। सो सभी का इसी तरह शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Today we have spoken mostly in Hindi, so I'm very sure the way Hindi speaking people understand English, the English speaking people will understand the Hindi also, because it's very heartfully done. Thank you very much everyone, and in particular thank you very much to the doctors. Good night everyone. I'm keeping this on chat पे, आपको जो भी और डालना है प्लीज डाल दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स के जवाब आपको अलग से मिलेंगे। शुक्रिया जी।